हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूं। आज मैं आप लोगों से मुस्तफ़ा कमाल पाशा के विषय में बात करूंगी, जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न टर्की के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों से मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा तुर्की के आधुनिकीकरण तथा उसके ट्रांसफॉर्मेशन में जो कार्य किए गए थे उसकी चर्चा करूंगी। मैं अपने इस वीडियो में मुस्तफ़ा कमाल पाशा से संबंधित उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, उनके सिद्धांतों, उनके सुधारों तथा उनकी उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा करूंगी, जिससे कि न सिर्फ इतिहास प्रेमियों को मुस्तफ़ा कमाल पाशा के संदर्भ में एक सुस्पष्ट जानकारी उपलब्ध हो सके, बल्कि छात्रों को अपनी परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के संदर्भ में पूरी जानकारी उपलब्ध हो सके। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं अपने वर्णन के क्रम में ही आप लोगों को बताती रहूंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसे आपको याद रखना चाहिए, जिससे कि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यदि इस टॉपिक से पूछे जाएं तो वो आपके हल हो सकेंगे। यहाँ पे यदि हम मुस्तफ़ा कमाल पाशा के विषय में बात करते हैं तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने टर्की को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित किया था। उनके कुशल नेतृत्व के कारण ही हम कह सकते हैं कि तुर्की का आधुनिकीकरण भी हो पाया था। टर्की को पराधीनता से न सिर्फ मुक्त करवाया गया था, बल्कि वैश्विक परिदृश्य में टर्की को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में भी स्थापित किया गया था। सच तो यह है कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने तुर्की को एक नया जीवन प्रदान किया था और यही कारण है कि उन्हें आधुनिक तुर्की का जनक तथा अतातुर्क की उपाधियों से भी सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ पे कमाल पाशा के संबंध में हमें यह बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि इन्हें जो है आधुनिक टर्की का जनक या फादर ऑफ मॉडर्न टर्की कहा जाता है और इन्हें अतातुर्क की उपाधि से भी नवाजा गया है। 19 मई 1881 में कमाल पाशा का जन्म सलोनिका में हुआ था। अली रिजा एफेंदी इनके पिता थे तथा माता जुबैद हनीम थी। तो यहाँ पे इनके पिता का नाम अली रिजा एफेंदी था और माता का नाम जुबैद हनीम। इनकी प्रारंभिक शिक्षा के विषय में यदि हम बात करते हैं तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा सलोनिका जूनियर हाई स्कूल तथा मिलिट्री जूनियर हाई स्कूल से इन्होंने प्राप्त की थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि आगे हम चर्चा करते हैं इनके करियर के संदर्भ में, तो इन्होंने 1902 में लेफ्टिनेंट के पद के साथ स्नातक की शिक्षा पूरी की थी तथा 1905 में इन्होंने स्नातक की उपाधि कप्तान के पद के साथ प्राप्त की थी। तो यहाँ पे इनका जो हम कह सकते हैं अगर शिक्षा के विषय में जो ध्यान रखने योग्य बात है, सबसे फर्स्ट कि प्रारंभिक शिक्षा इनका सलोनिका जूनियर हाई स्कूल तथा इसके पश्चात मिलिट्री जूनियर हाई स्कूल से पूर्ण हुई थी। बाद में इन्होंने 1902 में लेफ्टिनेंट के पद के साथ स्नातक की शिक्षा प्राप्त की और 1905 में कप्तान के पद के साथ स्नातक की उपाधि इन्होंने ग्रहण की थी। आगे यदि हम इनके जीवन के आरंभ के विषय में बात करते हैं तो इन्होंने अपने जीवन का आरंभ दशमिक में सैन्य सेवा के साथ प्रारंभ किया था। जीवन का आरंभ यहाँ पे तात्पर्य है कि किस प्रकार से अपने जो है करियर को इन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य किया था, कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की थी, उसकी चर्चा मैं आप लोगों से यहाँ पे करूंगी। 19 अप्रैल 1909 को इस्तांबुल में प्रवेश करने वाले सेना के यह चीफ ऑफ स्टाफ रहे थे। 1905 में सैनिक अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए कमाल पाशा एकता प्रगति मंच संगठन के संपर्क में आए थे। 1912 से 13 में उन्हें बाल्कन युद्ध में सफलता प्राप्त हुई थी, जिससे उन्हें राष्ट्र नायक के रूप में लोग जानने लगे थे। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम देखते हैं आगे अन्य यदि इनके विषय में हम चर्चा करते हैं तो 1918 में कमाल पाशा के द्वारा रूसी फौजियों को सीरिया में रोक दिया गया था। तो यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा न सिर्फ जो है तुर्की के आधुनिकीकरण में इनका योगदान रहा था, बल्कि उस समय के जो इम्पोर्टेंट युद्ध हुए थे
उसमें भी इनका योगदान रहा था। जैसा कि हम यहाँ पे पहले भी बात कर चुके हैं कि 19 अप्रैल 1909 में इन्होंने इस्तांबुल में चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पे शुरुआत की थी। 1905 में एकता प्रगति मंच संगठन के संपर्क में आए थे। साथ ही साथ जो बाल्कन का युद्ध जो बहुत इंपॉर्टेंट है यूरोपियन हिस्ट्री के लिए और एक बहुत बड़ा ये कारणों में भी रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, इसमें भी इन्हें सफलता मिली थी जो 1912-13 में हुई थी। और बाद में 1918 में हम देखते हैं कि इन्हें रूसी फौजियों को सीरिया में रोकने में भी सफलता मिली थी। तो कुल मिला के यहाँ कहा जा सकता है कि अतातुर्क जो थे उनका सैनिक के क्षेत्र में भी या सैन्य क्षेत्र में भी इनका योगदान रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो इन्हें अंतोलिया में 1919 में जब वे सेना प्रधान के रूप में कार्य कर रहे थे तो उन्हें राष्ट्रवादी आंदोलन में भाग लेने के आरोप में सेना से बर्खास्त कर दिया गया था। तो यहाँ पे सेना से उन्हें बर्खास्त किया गया था। वो क्यों गया था, यदि हम इसके विषय में बात करते हैं तो एनातोलिया में 1919 में जब वे सेना प्रधान के रूप में कार्य कर रहे थे तो उन्हें राष्ट्रवादी आंदोलन में भाग लेने के कारण सेना से बर्खास्त कर दिया गया था। 23 अप्रैल 1920 को मुस्तफा कमाल ने राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होकर तुर्की का शासन अपने हाथ में ले लिया था तथा उनके द्वारा 20 जनवरी 1921 को देश के सामयिक संविधान की घोषणा भी की थी। तो यहाँ पे जो उल्लेखनीय है या याद रखने योग्य तथ्य है कि मुस्तफा कमाल पाशा को राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित किया गया था तथा बाद में 20 जनवरी 1921 को देश के सामयिक संविधान की घोषणा कर दी गई थी। कमाल पाशा के द्वारा 1921 में सकीरिया नदी के महत्वपूर्ण युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद गाजी तथा मार्शल जैसे उपाधियों से भी इन्हें नवाजा गया था और इन्होंने धारण किया था। तो यहाँ पे ये जो युद्ध हुआ था 1921 में, इसमें इन्होंने विजय हासिल की थी और इसके पश्चात इन्होंने गाजी तथा मार्शल का भी इन्होंने उपाधि ग्रहण किया था। कमाल पाशा ने 24 जुलाई 1923 को लोजान की संधि के द्वारा टर्की को स्वाधीनता प्रदान की और विदेशी फौजों को वहां से हटाने में इन्हें सफलता मिली थी। यहाँ पे लोजान की संधि जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है तुर्की के संविधान स्वाधीनता के अनुसार या उसको प्रदान करने के अनुसार से। तो यहाँ पे 24 जुलाई 1923 को जो लोजान की संधि हुई थी उससे तुर्की को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। 29 अक्टूबर 1923 को जब एक गणतंत्र घोषित किया गया तब 20 जनवरी 1924 को नया संविधान लागू करते हुए शासन की सारी शक्ति को राष्ट्रीय सभा के अंतर्गत समावेशित कर लिया गया था। तो यहाँ पे 20 जनवरी 1924 को नया संविधान का लागू किया जाना और साथ ही साथ शासन की सारी शक्ति को राष्ट्रीय सभा के अंतर्गत समावेशित करना कहीं ना कहीं ये प्रजातांत्रिक मार्ग की ओर ले जाने का कार्य तुर्की को किया था। आगे हम इसी प्रकार देखते हैं कि कमाल पाशा में एक आधुनिक तुर्क के निर्माण में अत्यधिक इनके द्वारा योगदान करने की भूमिका भी अदा की गई थी और जितने भी हम कह सकते हैं कि आधुनिक तुर्क में जो कार्य हो पाया था उसमें कमाल पाशा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था, जिस कारण इन्हें आधुनिक तुर्की का पिता या जनक के तौर पे भी याद किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो कमाल पाशा से संबंधित जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके आधार पर तुर्की का हम कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण हुआ था, वह कमाल पाशा के 6 सिद्धांत रहे थे जिसे हम कमाल पाशा के 6 प्रिंसिपल्स के नाम से भी जानते हैं। और इतिहास में ये जो 6 प्रिंसिपल्स हैं उसका बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि इन्हीं सिद्धांतों पर चलते हुए तुर्की में कमाल पाशा ने आधुनिकीकरण के युग को प्रारंभ भी किया था। फर्स्ट प्रिंसिपल या सिद्धांत जो कमाल पाशा के द्वारा दिया गया था वह था प्रजातंत्रवाद का सिद्धांत। 1922 में राष्ट्रीय सभा के द्वारा तुर्की की गद्दी पर एक नए सुल्तान को बैठाया गया और साथ ही साथ गणतंत्र की घोषणा कर दी गई थी। इसी के साथ में नए संविधान का निर्माण करके जनता के हाथों में शासन व्यवस्था को दे दिया गया था और इस प्रकार तुर्की में प्रजातंत्रवाद स्थापित हो पाया था।
तो यहाँ पे जो याद रखने योग्य बात है, प्रजातंत्रवाद के सिद्धांत के अधीन कि 1922 में नए सुल्तान को बैठाए जाना राजगद्दी पर, गणतंत्र की घोषणा, नए संविधान का निर्माण, जनता के हाथों में शासन व्यवस्था का दिया जाना और साथ ही साथ तुर्की में प्रजातंत्रवाद की स्थापना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो कमाल पाशा का रहा था वह था राष्ट्रीयता का सिद्धांत। कमाल पाशा ने तुर्की में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार जनसाधारण के बीच किया, क्योंकि यह विश्वास उनका था कि जब तक तुर्की पाश्चात्य देशों की सभ्यता को नहीं अपनाएगा, राष्ट्रीयता का प्रचार तुर्की में संभव नहीं हो सकेगा। उनका यह विश्वास था कि राष्ट्रीयता के प्रचार के द्वारा ही पुरानी संस्कृति से हम अलग हो सकते हैं। यहाँ पे जो सिद्धांत राष्ट्रीयता का दिया गया था कमाल पाशा के द्वारा, वह यहाँ पे समझा जा सकता है कि वो किस प्रकार के सोच विचार के व्यक्ति थे, क्योंकि कभी भी कोई भी राष्ट्र अगर संकुचित हो करके अपने संस्कृति के साथ में ही सिर्फ जुड़ा रहता है तो सही मायने में राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता है। ऐसे भी हम जानते हैं कि राष्ट्रीयता का अर्थ ही होता है अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण, परंतु अन्य जो देश हैं उनके साथ में भी उनके जितनी अच्छाइयाँ हैं उसको भी अपनाना और जो सोच है दूसरे राष्ट्रों की उसको भी अपनाना, और इसी को भली भांति समझते हुए कमाल पाशा ने राष्ट्रीयता का सिद्धांत का प्रचार प्रसार जनसाधारण के मध्य में किया था। नेक्स्ट उनका जो थर्ड प्रिंसिपल रहा था वो न्याय व्यवस्था का सिद्धांत रहा था। इसके अंतर्गत यह विश्वास प्रकट किया गया था कि संप्रभुता वास्तव में जनता में ही निहित होती है। नवीन कानून का निर्माण जनता के हित में किया जाना आवश्यक है और इस नवीन कानून के निर्माण को करते समय पश्चिमी देशों के कानून व्यवस्था को ध्यान में रखा गया था। यहाँ पर भी राष्ट्रीयता के सिद्धांत के अनुसार ही हम देखते हैं या उसका अनुसरण करते हुए कमाल पाशा ने नए कानून का जो निर्माण किया था उसमें पश्चिमी देशों में जो चले आ रही कानून व्यवस्था थी या जो लागू थी उस समय उसको ध्यान में रखते हुए नवीन कानून का निर्माण किया गया था। सबसे उल्लेखनीय तथ्य जो यहाँ याद रखने योग्य न्याय व्यवस्था से संबंधित कि उनका मानना था कि संप्रभुता जो है वो वास्तव में जनता में ही निहित होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल रहा था कमाल पाशा का वह आर्थिक सुधार का सिद्धांत रहा था। मुस्तफा कमाल पाशा ने तुर्की में आर्थिक सुधार के लिए काफ़ी प्रयास किए थे। इन्होंने छोटे व्यवसाय के ऊपर राजकीय सरकारी नियंत्रण स्थापित किया था। तो यहाँ पे सबसे पहला कि आर्थिक सुधार इनके द्वारा किया गया था और दूसरा कि जो छोटे व्यवसाय थे उनके ऊपर राजकीय सरकारी नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया था या किया गया था। 1933 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था। जब भी हम पंचवर्षीय योजना के विषय में बात करते हैं तो ये दर्शाता है कि हाँ आपके पास में एक प्लानिंग है जिसके तहत आप अपने आर्थिक सुधार करना चाहेंगे, और इसी कारण 1933 में कमाल पाशा ने फर्स्ट पंचवर्षीय योजना लागू किया था। तुर्की को औद्योगिक मामलों में एक स्वतंत्र व्यवस्था प्रदान की गई थी। उद्योग व्यवसाय के विकास के लिए कमाल पाशा ने विदेशों से सहायता ली थी। यहाँ पे ये बहुत ही उल्लेखनीय है कि लगातार हमें यह देखने को मिलता है कि जितने भी सिद्धांत रहे थे उसमें उनका जो प्रभाव उन पर रहा था वह विदेशों का भी रहा था और वहाँ से सहायता भी उनके द्वारा लिया गया था, वो कोई भी पक्ष रहे हो, और ऐसा भी हम उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में भी हम देखते हैं। कमाल पाशा ने जर्मनी से इस शर्त पर सहायता ली थी कि तुर्की में खोले गए कारखानों को 30 वर्षों के पश्चात उन्हें तुर्की के कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जर्मनी के साथ में जो उनका शर्त था या जो समझौता हुआ था वो इसी आधार पे हुआ था कि जितने भी कारखाने जो खोले जाएंगे तुर्की में वो 30 वर्ष के पश्चात तुर्की के हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम देखते हैं आर्थिक सुधार के सिद्धांत के विषय में तो कमाल पाशा ने कृषि उन्नति के लिए एक चतुर्थ वर्षीय योजना बनाई तथा कृषि के विकास के लिए कृषि कॉलेज और कृषि बैंक की भी स्थापना की थी। तो कृषि उन्नति के लिए उन्होंने चतुर्थ वर्षीय योजना बनाई थी, साथ ही साथ कृषि कॉलेज और कृषि बैंक की स्थापना की गई थी। अमेरिका से ट्रैक्टर मंगवाए गए थे कृषि कार्य के लिए। खनन व्यवस्था में सुधार के लिए
त्रिवर्षीय योजना अपनाई गई थी। मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। मुद्रा व्यवस्था में नोट छापने के लिए एक नया बैंक खोला गया था जिसे केंद्रीय बैंक कहा जाता था। राज्यों में सुमेर बैंक खोले गए थे। खानों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इटली बैंक स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बैंकिंग व्यवस्था जो रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, उस पर भी बहुत अधिक ध्यान दिया गया था और केंद्रीय बैंक का स्थापना किया जाना और सुमेर बैंक का स्थापना किया जाना, साथ ही साथ इटली बैंक का स्थापना किया जाना, यह दर्शाता है कि कमाल पाशा आर्थिक क्षेत्र में सुधार के लिए काफ़ी सीरियस और सिंसियर रहे थे और जितने भी क्षेत्र हो सकते हैं, या वो कृषि के मामले हों या उद्योग के मामले हों, सभी पर एक प्रकार से उनका ध्यान रहा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है वो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने तुर्की में धर्मनिरपेक्षता का अत्यधिक महत्व दिया था। इसके लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया गया था तथा प्राचीन इस्लाम धर्म को त्याग दिया गया था। यहाँ पे जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सभी धर्मों के लिए द्वार भी खोलता है और ये आगे सुधारवादी कार्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी हो जाता है और शायद इसी कारण कमाल पाशा ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया भी था। 1924 में राजकीय घोषणा की गई जिसके अनुसार सुल्तान के पूर्व अधिकार को खत्म कर दिया गया था तथा तुर्की की जनता को धार्मिक आज़ादी प्रदान की गई थी। तो 1924 में जो राजकीय घोषणा हुई उसके अधीन सुल्तान के जो पूर्ण अधिकार थे वो समाप्त कर दी गई और साथ ही साथ तुर्की की जनता को धार्मिक आज़ादी दी गई थी। आगे यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो कुस्तुनतुनिया है या कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वह धार्मिक केंद्र के स्थान पर अंकारा को धार्मिक केंद्र के रूप में प्राथमिकता दी जाने लगी थी। उसके द्वारा मस्जिदों की संपत्ति को जब्त कर लिया गया था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि तुर्की की धार्मिक संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया और शिक्षा पर मस्जिदों तथा मदरसों का प्रभाव भी समाप्त किया गया था। एक महत्वपूर्ण सुधार करते हुए फेज टोपी के स्थान पर हैट को अपनाया गया था। नमाज खुले सर से भी अदा किया जाने लगा था। शुक्रवार के जगह रविवार को छुट्टी के दिन घोषित की गई थी। वायरलेस और रेडियो की व्यवस्था मस्जिदों में की गई थी। तो यहाँ पे जो धार्मिक क्षेत्र है उसमें भी हम देखते हैं कि कमाल पाशा के द्वारा काफ़ी सुधार किए गए थे और यहाँ ये समझा जा सकता है कि एक प्रकार से धर्म का लिबरलाइजेशन हुआ था और एक जो फेज टोपी के जगह हैट को अपनाया जाना, एक यहाँ पे बहुत छोटा ये प्रतीत होता है कि आखिर में इसका क्या महत्व है, परंतु यहाँ पे ये जरूर दर्शाता है कि वो रूढ़िवादिता से हट करके मॉडर्न एज की तरफ उनका झुकाव रहा था। साथ ही साथ शुक्रवार के जगह जो पूरा वर्ल्ड वाइड छुट्टी का दिन होता है रविवार को, उसको घोषित करना ये भी बताता है कि वो आगे जो समय के साथ है उसके साथ चलना जानते थे और क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड में रविवार के दिन ही छुट्टी होती है तो अन्य जितने भी कार्य हैं उसको करने में भी सुविधा होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए रविवार को छुट्टी के दिन के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल उनका रहा था वह था क्रांतिवाद का सिद्धांत। यदि हम क्रांतिवाद के सिद्धांत के विषय में बात करते हैं तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा तुर्की में क्रांतिकारी भावनाओं के पक्षधर रहे थे। उनका विश्वास था कि तुर्की के लोगों का तभी विकास हो सकता है जब वे क्रांति में विश्वास करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल पाशा विश्व में घट रही महत्वपूर्ण घटनाओं से तुर्की के लोगों में जागृति लाना चाहते थे और साथ ही साथ उनका यह भी मानना था कि जनता को सामाजिक भ्रष्टाचार और राजनीतिक कुरीतियों के विरुद्ध जागृत करना तथा उनकी ऐसी सोच रही थी कि इसी को हम क्रांतिवाद के नाम से जाना जा सकता है या क्रांतिवाद कह सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि क्रांति का ये मतलब नहीं है कि आप हथियार उठा लें, क्रांति का अर्थ यहाँ पे है जागृति लाना, समाज को भ्रष्टाचार से मुक्त करना, राजनीतिक कुरीतियों को हटाना। ये दर्शाता है कि कमाल पाशा जो है वो जागृति लाने का कार्य करना चाह रहे थे क्रांतिवादी सिद्धांत के द्वारा।
इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा की उपलब्धियां और कौन कौन से रहे थे तथा उनके द्वारा कौन से सुधार कार्य किए गए थे। हालांकि यहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल पाशा के जो 6 प्रिंसिपल्स है जिसके विषय में मैंने आप लोगों से इस वीडियो में बात की है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी के आधार पे उनके द्वारा सुधार कार्य किए गए थे और उनका सुधार कार्य इसी के आधार पे आगे बढ़ा था। और तुर्की के आधुनिकीकरण में, या हम कह सकते हैं कि तुर्की के पुनर्स्थापना में, क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हमें तुर्की का देखने को मिलता है, उस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो 6 प्रिंसिपल्स थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा के, वो मैग्ना कार्टा की तरह साबित हुए थे, जिसने तुर्की के लिए एक नए युग का आरंभ भी किया था। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।